अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी ही अब भी पड़ी थी कि शौर्य की आंखें खुल जाती हैं। जब वो उठता है तो देखता है कि उसके पैरों के पास ही कृतिका अपना सिर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पे मासूमियत साफ नजर आ रही थी, लेकिन शौर्य को इसमें भी धोखा ही नजर आता है। वो अपने पैर को एक झटके में खींचता है, जिससे कृतिका एकदम से नीचे गिर जाती है। शौर्य के अचानक उठने से कृतिका नीचे गिर जाती है और उसकी नींद भी टूट जाती है। वो हड़बड़ा के टाइम देखती है तो 5 बजने में कुछ मिनट्स बाकी थे। कृतिका जल्दी खड़ी होते हुए बोलती है, मैं जल्दी आपका प्रोटीन शेक लेकर आती हूँ। इतना बोल वो दौड़ के रूम के बाहर निकल जाती है। शौर्य एकटक उसकी हरकतें देख रहा था और उसे इतना तो समझ आ गया था कि उम्र में छोटी होने के साथ साथ वो काफी नासमझ भी थी, और उससे तो उसकी रूह कांप जाती थी। अपने चेहरे पर एक स्माइल ले वो बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर जब बाहर आता है तो देखता है कि कृतिका अपने हाथों में उसका प्रोटीन शेक लिए सिर झुकाए खड़ी थी। शौर्य टावल उसके चेहरे पे फेंकते हुए उसके हाथ से प्रोटीन शेक की बोतल लेता है और रूम से निकल जाता है। उसके जाते ही कृतिका अपने सीने पे हाथ रख थोड़ा बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद वो पहले बेड ठीक करती है, फिर पूरा रूम साफ करने के बाद बालकनी के बाथरूम में फ्रेश होती है और तैयार होकर नीचे किचन में चली जाती है, क्योंकि शौर्य का ऑर्डर था उसके तैयार होने से पहले ब्रेकफास्ट बनाने का। 9 बजे के करीब शौर्य और उसकी मॉम दिया जी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पे आते हैं और कृतिका जल्दी जल्दी दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। दोनों चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दिया जी जोर जोर से खांसने लगती है। शौर्य अपनी चेयर से जल्दी से उठता है और उन्हें पानी पिलाने लगता है और अपने एक हाथ से उनका बैग सहला रहा था। दिया जी की हालत देख कृतिका भी उनके पास आती है, लेकिन जैसे ही वो दिया जी के पास आती है, शौर्य खींच के एक थप्पड़ उसके गाल पे जड़ देता है। कृतिका खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। उसका हाथ अपने आप उसके गाल पे चला जाता है। एक सन की आवाज उसके कानों में बज रही थी। उसके दिमाग में वो सब घूमने लगता है, जब जब उसके पापा ने उस पे हाथ उठाया था। हमेशा से तो वो थप्पड़ ही खाते हुए आई थी और उसका नसीब ऐसा लिखा गया था कि अभी भी थप्पड़ से उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। उसके दिल में एक जोर का दर्द उठता है। वो एक नजर उठा के शौर्य को देखती है, जो अपनी मॉम की केयर करने में लगा हुआ था। अपने आंसू पोंछकर वो खड़ी होती है। तभी उसके कानों में शौर्य की गुस्से से भरी आवाज आती है, तो ये तरीका खोजा है तुमने मेरे परिवार को परेशान करने का। मेरा सोचना सही था तुम्हारे लिए। तुम भी अपनी बहन की तरह ही चालाक हो, लेकिन अब गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी। शौर्य सूप का बोल उठाता है और उसमें ढेर सारा लाल मिर्च डाल देता है। फिर उसे कृतिका के सामने करते हुए कहता है, एक बूंद भी अगर बचा तो डायरेक्ट मिर्च ठूंस दूंगा तुम्हारे मुंह में। नाउ फिनिश इट। कृतिका कांपते हाथों से सूप का बोल लेती है और पीना शुरू करती है। उसके लिए ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी तीखा बर्दाश्त नहीं होता था, और यहाँ तो मिर्च से ही भरा हुआ था सूप। वो एक नजर उठा के शौर्य को देखती है, इस उम्मीद में कि शायद उसको तरस आ जाए, लेकिन शौर्य अपनी तीखी नजरों से उसे ही घूर रहा था। अपनी नजरें फिर से नीचे करके वो जैसे तैसे करके सूप खत्म करती है, लेकिन फिर उसकी हालत खराब होने लगती है। कृतिका जल्दी से पानी का ग्लास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, वैसे ही शौर्य ग्लास उससे दूर कर देता है। कृतिका से बर्दाश्त नहीं होता तो वो बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगती है। आखिर थी तो वो छोटी ही। शौर्य एक नजर कृतिका को देखता है, जिसके एक साइड का गाल काफी सूज गया था और उस पर उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। मिर्च खाने के कारण उसके लिप्स खून की तरह लाल थे और आंखें तो लाल होकर फूल गई थीं।
नाक भी बिल्कुल लाल हो रखी थी। उसका गोरा चेहरा एकदम लाल हो गया था और ऊपर से शौर्य की उंगलियों के निशान। कृतिका का रोते रोते सांस रुकने को था। वो जोर जोर से अपनी सांसें खींच रही थी और बार बार अपने दुपट्टे से अपनी जीभ साफ कर रही थी। शौर्य उसको एक नजर देख एक लेडी सर्वेंट को बुलाता है और उसको ऑर्डर देता है कि कृतिका को लेकर छत पे जाए और दिन भर ये वो ही रहेगी और पानी का एक बूंद भी नहीं मिलेगा इसे। इतना बोल वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कृतिका भी जैसे तैसे छत पे जाती है और वहां एक कोने में बैठ जाती है। अपने सिर को अपने घुटनों में घुसा के वो ई बैठ जाती है और वो लेडी सर्वेंट वो एक चेयर पे बैठ अपना फोन यूज करने लगती है। कृतिका अपनी आंसू भरी आंखों से अपने जिंदा रहने पर दुख करने लगती है, क्योंकि उसे जो भी प्यार मिलता आया था वो सिर्फ एक दिखावा था और शादी के बाद भी उसे वो ये सब झेलना पड़ रहा था। जब शौर्य ऑफिस के लिए बाहर निकलता है उसी टाइम वहां विक्रांत सिंह आते हुए अपना हाथ जोड़कर कहते हैं, शौर्य छोड़ दो कृतिका को, वो काफी छोटी है, तुम्हारा टॉर्चर झेल नहीं पाएगी बेचारी। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो, उसे जाने दो। शौर्य एक नजर उन्हें देख अपनी आंखों पे शेड चढ़ाए वहां से बिना कुछ बोले निकल जाता है। उसके जाने के बाद ही विक्रांत सिंह के चेहरे पे गंदी मुस्कान आती है और वो अपने मन में कहता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता मुझे, बस एक बार अनाया का प्लान सक्सेसफुल हो जाए, फिर तो तुम्हें भी अपने हाथों से मारूंगा और तुम्हारी उस मासूम बीवी को भी। इधर अनाया सुबह से ही घर की सफाई के काम में लगी हुई थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। ये महसूस करके वो बाथरूम का बहाना कर अपने रूम में जाती है, मतलब सर्वेंट क्वार्टर में। वहां जाके वो अपने इनरवेयर से वही छोटा फोन निकालती है और अपने कानों पे लगा के कहती है, कैसे हो जान, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुबह से ही वो शौर्य मुझसे कुत्तों की तरह काम करवा रहा है। तभी फोन के दूसरे साइड से किसी लड़के की आवाज आती है, मेरे लिए कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो बेबी, फिर तो तुम रानी बनोगी और वो शौर्य तुम्हारा गुलाम। बस एक बार मैं उसकी जगह माफिया किंग बन जाऊं, फिर मैं दुनिया पे राज करूंगा और तुम मेरे दिल पे। क्या सच में मैं तुम्हारे दिल पे राज करती हूँ जान? मैं हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहना चाहती हूँ। अनाया की बातें सुन दूसरी तरफ से आवाज आती है, बेबी तुम मेरे दिल में तो क्या पूरी की पूरी मेरे ऊपर राज करती हो, और फोन पे ही वो किस करता है। इतना सुन अनाया की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। तभी फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, क्या तुम मुझे मिस नहीं करती? अनाया एक किसकी आवाज निकाल के कहती है, तुम्हें भूलती ही कब हूं मैं, बस जल्दी हमारा प्लान कामयाब हो, तुमसे मिलने को तड़प रही हूं मैं। तड़प तो मैं भी रहा हूं बेबी, और मुझसे ज्यादा तो कोई और तड़प रहा था तुम्हारे लिए। उसको तुम चाहिए, मेरे हाथों से उसकी तड़प नहीं जाती जान। फोन के दूसरे साइड से कहा जाता है। ये सुन अनाया अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहती है, बस ना जान, नहीं तो मेरा कंट्रोल लूज हो जाएगा, और ठंडी ठंडी आहें भरने लगती है। तभी फोन के दूसरे साइड से कुछ कहा जाता है और अनाया फिर खुद को अनड्रेस करती है और खुद को चादर से ढक बेड पे लेट जाती है। अपने एक हाथ में फोन कान से सटाए और दूसरे हाथ को अपने शरीर के निचले हिस्से में ले जाती है, और फिर उसकी सिसकियां और आहें पूरे कमरे में गूंजने लगती हैं। शौर्य का ऑफिस। शौर्य इस टाइम गुस्से से तमतमाया हुआ था और सामने जतिन लैपटॉप में कुछ जल्दी जल्दी टाइप कर रहा था। तभी वो एक चैन की सांस लेकर कहता है, सर हो गया काम, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो हमारे ऑफिस के सीक्रेट डेटा को हैक करने की कोशिश करे। अगर ये डेटा भूल से भी किसी दूसरे के हाथ लग जाता तो मुश्किल हो जाता हमारे लिए। शौर्य शांत बैठा जतिन की बातें सुन रहा था। तभी वो बोलता है, रोनित को कॉल करो और बोलो उससे पता करने की
आखिर शेर के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत हुई। किसकी? कल बप्पा आ रहे हैं और जब तक वो घर में है तब तक मैं शांत हूं, लेकिन उनके जाते ही उस इंसान का भी विसर्जन मैं अपने हाथों से करूंगा। तो तुम लोगों के पास बस 3 दिन है। इतना बोल वो अपना लैपटॉप बंद कर केबिन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि रात हो गई थी और उसे घर जाना था। अपनी कार में बैठा शौर्य अपना लैपटॉप लेकर कुछ काम कर रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने लैपटॉप में ही अपने घर के सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है और डायरेक्ट अपने घर के छत का व्यू ओपन करता है। वहां का नजारा देख उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। छत पे कृतिका एक साइड वैसे ही बैठी थी। पूरा चेहरा उसका रोते रोते सूज गया था। आंखें खून उगल रही थीं। ये देख शौर्य के दिल को कहीं ना कहीं शांति मिलती है। थोड़ी ही देर में शौर्य घर पहुंचता है और फ्रेश होकर डिनर फिनिश करता है। जब वो अपने रूम में आता है तो अपना फोन उठा एक मैसेज टाइप करता है और बेड पे लेट जाता है। तभी उसके रूम का डोर खुलता है और कृतिका अपने लड़खड़ाते कदमों से अंदर आती है। हमेशा की तरह ही उसकी नजरें नीची थीं। तभी उसके कानों में शौर्य की आवाज पड़ती है, जल्दी अपना हुलिया ठीक करके आओ। शौर्य की दमदार आवाज सुन उसकी रूह कांप जाती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य अब क्या करना चाहता है, लेकिन वो कुछ ना बोल बस अपना सिर हाँ में हिलाए बालकनी की तरफ चली जाती है। कृतिका जल्दी अपना कपड़ा ले बाथरूम में घुस जाती है। अच्छे से शावर लेने के बाद उसको अच्छा फील हो रहा था। अपने भीगे हुए केशों को अच्छे से पोंछ अपना दुपट्टा ले वो शौर्य के रूम में एंटर करती है। तभी शौर्य की नजरें कृतिका पे पड़ती हैं, तो वो बेसुध होकर उसको देखता ही रह जाता है। पर्पल कलर की कुर्ती में उसका बेदाग चेहरा काफी खिल रहा था। ऊपर से उसके लंबे भीगे हुए बाल उसकी पूरी पीठ ढक रहे थे। आंखें अभी भी लाल थीं, जो उसे और मासूम बना रही थीं। कृतिका चुपचाप आकर शौर्य के बेड के एक साइड अपनी नजरें झुका के खड़ी हो जाती है। तभी शौर्य भी अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत करता है और कृतिका को देख बोलता है, कल घर में गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो उनके आने की सारी तैयारी तुम करोगी। कल सुबह 8 बजे तक मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा, तो आज पूरी रात है तुम्हारे पास उनका मंडप सजाने के लिए, और पूरा घर भी दुल्हन की तरह सजा होना चाहिए। नीचे पूरा एक स्टाफ का ग्रुप है तुम्हारी हेल्प के लिए। अभी 10 बज रहे हैं, तो पहले 1 घंटा मेरा पैर दबाओगी, फिर जाके सारी तैयारी करोगी, समझी? कृतिका नजरें नीचे किए ही अपना सिर हाँ में हिला देती है और शौर्य के पैर के साइड बेड पे बैठ उसके पैर दबाने लगती है। जब कृतिका के कोमल हाथ शौर्य के पैर को टच करते हैं तो शौर्य को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है और थके होने के कारण उसे नींद भी आ जाती है। लेकिन कृतिका फिर भी उसका पैर दबाना नहीं छोड़ती और जब टाइम हो जाता है तब वो अपना काम पूरा करने रूम से निकल जाती है। सुबह का समय हॉल एरिया में आकर कृतिका देखती है कि डेकोरेशन का सारा सामान भरा हुआ था। वो एक एक करके सारे सर्वेंट्स को उनका काम समझा देती है और जहां गणपति विराजमान होने वाले थे वो मंडप खुद अपने हाथों से सजाने लगती है। देखते ही देखते रात बीत जाती है और सुबह का सूरज निकल आता है। शौर्य भी उठ के तैयार हो चुका था। आज उसने जिम नहीं किया था, इस कारण थोड़ा लेट सो के उठा और नहा धो के तैयार हो गया, क्योंकि उसे गणपति को जो लाना था शौर्य ने अभी एक येलो कलर का कुर्ता और नीचे धोती पहनी हुई थी। बालों को जेल से सेट किया हुआ था और हाथों में घड़ी। उस रूप में वो ऐसा लग रहा था कि कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। और ऐसा ही कुछ हाल था अनाया का, जो पीले रंग की साड़ी पहने